सोचिए, 300 से भी ज्यादा साल, इतने लंबे अरसे तक मुगल राजवंश ने भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी और पीछे छोड़ी एक ऐसी विरासत जिसे आज भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये मुगल जो एक विदेशी ताकत थे, आखिर भारत आए ही क्यों? कैसे उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य की नींव रखी और फिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बिखर गया? चलिए आज इन्हीं सवालों की तह तक चलते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है बाबर से, तैमूर और चंगेज खान जैसे महान योद्धाओं का वंशज। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उसे अपनी ही जमीन से निकाल दिया गया था। अब उसकी नजरें थीं एक नए खजाने पर, एक नई दुनिया पर। तो बाबर ने भारत की तरफ रुख क्यों किया? वजह सीधी थी, यहां का बेशुमार धन। उस जमाने में भारत को यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहते थे, और अपने साम्राज्य को बड़ा करने के सपने को पूरा करने के लिए बाबर को इसी सोने की जरूरत थी। और कहते हैं ना, किस्मत जब मेहरबान होती है तो दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। बाबर को यह मौका दिया खुद दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के अपनों ने ही, लोदी के चाचा ने ही उसे भारत आने का न्योता दे दिया। सोचिए, ये बाबर के लिए किसी सुनहले मौके से कम नहीं था। और बस यहीं से उस ऐतिहासिक लड़ाई की जमीन तैयार हुई जिसने भारत में मुगल सल्तनत की हमेशा हमेशा के लिए नींव रख दी। अब जरा इस लड़ाई के समीकरण को देखिए। एक तरफ बाबर के सिर्फ 12,000 सैनिक और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की 1 लाख से भी बड़ी फौज। मतलब मुकाबला लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। पर यह लड़ाई सिर्फ सैनिकों की गिनती की नहीं थी, बल्कि तकनीक की भी थी। तो बाबर ने क्या किया? उसने दिमाग से काम लिया, एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिससे निकलना लोदी की सेना के लिए नामुमकिन हो गया। सामने एक खाई खोदी, फिर बैलगाड़ियों को एक साथ बांधकर एक मजबूत दीवार बना दी और उन गाड़ियों के बीच जो जगह थी वहां छिपा दी अपनी सबसे बड़ी ताकत, तोपें और माहिर तीरंदाज। नतीजा, एक तरफा जीत। जब तोपें गरजीं तो उनकी आवाज से लोदी के विशाल हाथी डर गए और अपनी ही फौज को रौंदते हुए भागने लगे। शाम ढलते ढलते लोदी जंग के मैदान में मारा गया और इसी के साथ साल था 1526, बाबर ने दिल्ली में मुगल साम्राज्य की बुनियाद रख दी। तो नींव तो रख दी गई, लेकिन एक साम्राज्य सिर्फ जीत से नहीं बनता, उसे मजबूत भी करना पड़ता है। और ये जिम्मेदारी आई बाबर के पोते अकबर के कंधों पर, और वो भी तब जब उसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। अकबर के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वो पढ़ा लिखा नहीं था। जी हां, एक अनपढ़ बादशाह, लेकिन उसकी सोच और दूरदर्शिता कमाल की थी। उसने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स खत्म करके सबको जोड़ने की कोशिश की। चित्तौड़ जैसे अजिया किले को जीता, और तो और फतेहपुर सीकरी जैसा पूरा का पूरा शहर खुद डिजाइन करवाया। और अकबर ने इस साम्राज्य को कितना बड़ा बनाया, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 25 लाख वर्ग किलोमीटर। इतने बड़े इलाके पर हुकूमत करके अकबर ने पूरे उपमहाद्वीप पर मुगलों का दबदबा कायम कर दिया। तो साम्राज्य बड़ा हो चुका था, मजबूत हो चुका था। अब वक्त था उसकी शान और शौकत का। और हम मुगल काल के उस सुनहरे दौर में पहुंचते हैं जहां कला और वास्तुकला अपने चरम पर थी। ये दौर था शाहजहां का। इसे स्वर्ण युग सिर्फ खूबसूरत इमारतों की वजह से नहीं कहते, ये आर्थिक ताकत का भी दौर था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय पूरी दुनिया में बनने वाले सामान का 1/4 हिस्सा, जी हां 25%, अकेले भारत में बन रहा था। और जाहिर है, जब इतनी दौलत हो तो उसका असर भी दिखता है। इसी पैसे से शाहजहां ने वो बेमिसाल इमारतें बनवाई जिन्हें आज पूरी दुनिया जानती है, ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और वो अनमोल मयूर सिंहासन भी। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और हर कहानी का एक सुनहरा दौर हमेशा नहीं रहता। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां से साम्राज्य की चमक फीकी पड़ने लगती है। निर्माण और एकता की जगह ले लेता है घर का झगड़ा और बंटवारा। और इस मोड़ का नाम था औरंगजेब। उसका गद्दी तक पहुंचने का रास्ता खून से सना था। उसने अपने ही भाई दारा शिकोह से जंग की, अपने बूढ़े पिता शाहजहां को किले में कैद कर दिया और फिर अपने भाई का सिर कलम करवा के वो तख्त हासिल किया। मतलब उसके राज की शुरुआत ही एक बहुत बुरे मोड़ से हुई। यहां पर जरा अकबर और औरंगजेब की सोच का फर्क देखिए। एक तरफ अकबर, जिसने धार्मिक सहिष्णुता दिखाई, जजिया कर हटाकर लोगों को जोड़ा, और दूसरी तरफ औरंगजेब, जिसने उस कर को दोबारा लगा दिया और जिसका ज्यादातर वक्त जंग के मैदानों में ही बीता।
यही यही वो गलतियां हुई जिनसे इतने बड़े साम्राज्य की जड़ें खोखली होने लगी। और फिर साल 1707 में औरंगजेब की मौत हो गई, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसा साम्राज्य छोड़ गया जो उसकी कभी ना खत्म होने वाली लड़ाइयों और बांटने वाली नीतियों की वजह से अंदर से पूरी तरह कमजोर हो चुका था। साम्राज्य का पतन कभी एक दिन में नहीं होता, ये एक धीमी प्रक्रिया थी। औरंगजेब के मरते ही तख्त के लिए खूनी लड़ाइयां शुरू हो गईं। एक के बाद एक कमजोर बादशाह आते जाते रहे, दूर दराज के सूबेदार आजाद होने लगे और दिल्ली की सल्तनत बस नाम की रह गई। ये लगभग 150 साल तक चलने वाली एक लंबी और दर्दनाक मौत थी। और इस लंबी कहानी का आखिरी पन्ना लिखा गया बहादुर शाह जफर द्वितीय के साथ। वो आखिरी मुगल बादशाह थे जिनकी मौत दिल्ली के आलीशान महल में नहीं बल्कि घर से दूर रंगून में गुमनामी में हुई। और इसी के साथ एक महान राजवंश हमेशा के लिए इतिहास बन गया। तो विजेता के तौर पर शुरू होकर शानदार निर्माता बनकर और फिर बस एक याद में सिमट जाने वाले इस मुगल साम्राज्य की असल विरासत क्या है, ये एक बड़ा सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।